बात करते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी क्या है? ये कंज्यूमर जो कार्डिनल और हमने बात करी थी ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, उससे डिफरेंस कैसी है? जैसे कि इसमें आप बात क्या किस चीज की कर रहे थे? आप बात कर रहे थे कार्डिनल में मेजरमेंट की बात कर रहे थे, और जबकि इसमें ऑर्डिनल में आप एक रैंक या अपनी प्रेफरेंस दे रहे थे। बट रिवर्ल्ड प्रेफरेंस में क्या होता है? जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, ए गुड, बी गुड, सी डी, चार गुड आपके सामने है, तो आप चॉइस कर लेते हो कि आपने बी गुड ही चाहिए। तो हर बार आप जाते हो तो मार्केट में आप बी गुड को ही लेकर आते हो। तो इससे क्या है, आप इस चीज को रिवोल्ट कर रहे हो, आप इस चीज को प्रकट कर रहे हो कि आपको बी गुड चाहिए। तो इस तरीके की व्यवहार को ऑब्जर्व बिहेवियर, या हम कह सकते हैं बिहेवियरिस्टिक, मतलब आपके व्यवहार पर या एक्चुअल बिहेवियर, इस चीज के ऊपर आपकी प्रेफरेंस देखी जाती है। उसे रिवर्ड प्रेफरेंस थ्योरी के तौर पर देखा गया है, और इसे हम थर्ड रूट ऑफ द लॉजिकल थ्योरी ऑफ डिमांड के तौर पर भी देखते हैं। तो ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे प्योल सैमुअल्सन। उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इस कंसेप्ट को, रिवर्ड प्रेफरेंस को, वो भी 1938 में। और उनकी एक बुक थी जो एक नोट में उन्होंने दिया था, ए नोट ऑन द प्योर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। बाद में इसको रिफाइंड किया गया है, मतलब और सुधारा किया गया है, और इसमें चीजें बनाई गई, फॉर्मुलाइज की गई है 1958 में। और उसका एक आर्टिकल आया था कंजप्शन थ्योरी इन टर्म्स ऑफ द रिवाइल्ड प्रेफरेंस, और ये पब्लिश हुआ था इकोनॉमिका में। उसके बाद फर्दर इसको एलिब्रेट किया गया है एच एस हुतंकर द्वारा, उसके आर्टिकल रिवर्ल्ड प्रेफरेंस एंड यूटिलिटी फंक्शन में, और ये पब्लिश किया गया था इकोनॉमिका में मई 1950 में। तो प्रोफेसर ताबुस मजुदार ने इसे सैमुअल्सन थ्योरी या इसे बिहेवियरिस्टिक ऑर्डिनल्स थ्योरी भी कहा गया है, जो बेस्ड है एज्यूम्स ऑफ द प्रेफरेंस, मतलब जो सिद्धांत है प्रेफरेंस के, उसके ऊपर। यूटिलिटी एनालाइज एंड इंडिफरेंस करो एनालाइज और इंट्रोस्पेक्टिव, वो क्या था? वो मन का अंतर से समझते थे कि उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है उस चीज से। तो उसका एक इंट्रोस्पेक्टिव हो गया, उसका जो अंदर है उससे, उस चीज से हो गया, या कुछ उसका सब्जेक्टिव हो गया उस बेस के ऊपर। लेकिन ये एक अल्टरनेटिव थ्योरी है, रिवर्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जो एक्सप्लेन करती है कंज्यूमर के बिहेवियर को, ना कि उसकी यूटिलिटी को बेस मानकर। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड इट्स रिवील्ड बाय द एक्चुअल बिहेवियर के द्वारा देखा गया है। ये प्योरली किसके द्वारा? ऑब्जर्व चॉइस के द्वारा इसमें बात की जाती है। इनकम इसमें कांस्टेंट रखा जाता है अंडर द प्राइस और इनकम के जो नियम है इसमें इस चीज को भी रखा गया है। तो मीनिंग ऑफ एक्सियम्स क्या है? एक्सियम्स मतलब क्या है? इज ए रिवर्ल्ड प्रेफरेंस स्टेट। इस रिवर्ल्ड प्रेफरेंस स्टेट के क्या सिद्धांत हम बात करते हैं? तो अगर कंज्यूमर है, वो चॉइस करता है, एक बंडल चॉइस कर लेता है गुड का, एक गुड में से, और अनदर बंडल बी में से। और जब दोनों दोनों या अफोर्डेबल है, मतलब क्या है? जब वो जाता है ना मार्केट में, उसके लिए ए गुड को भी खरीद सकता है, वो बी गुड को भी खरीद सकता है, मतलब उसके पास क्षमता है, उसकी जो बजट लाइन है वो ये है कि वो इन दोनों गुड्स को खरीद सकता है। बट इन दोनों गुड में से भी वो किस चीज को खरीदेगा? जैसे कि वो बी गुड्स को खरीदेगा। तो इस चीज को हम रिवर्ट प्रेफरेंस थ्योरी के तौर पर भी देख सकते हैं। तो इट इज ए रिवर्ट दैट द कंज्यूमर प्रेफर करेगा ए टू बी, मतलब ए और बी में से जो भी। तो इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहेंगे तो कंज्यूमर रिवल्ट करता है उसकी प्रेफरेंस थ्रू उसका एक्चुअल मार्केट बिहेवियर के थ्रू, ना कि थ्रू उसका इंट्रोस्पेक्शन, ना कि वो अंदर से क्या सोचता है, उसके अंतम विश्लेषण क्या है, हाइपोथेटिक सेटिस्फेक्शन क्या, मतलब जो काल्पनिक जो संतुष्टि होती है वो क्या है, उस चीज को नहीं माना गया इसमें। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आरपीटी, मतलब रिवर्ट प्रेफरेंस थ्योरी के अनुसार कंज्यूमर चूज करता है टू परचेज करने के लिए गुड एक्स को परचेज करना है। तो जब जब दे प्रेफर करेगा गुड एक्स को और गुड वाई से, मतलब गुड वाई से प्रेफर कर लेगा, गुड एक्स को खरीद लेगा। ठीक है। या हो सकता है कि जो गुड एक्स है वो चीपर हो वाई से, और वो उसके बजट लाइन से फिट बैठती हो, तो भी वो खरीद लेगा। तो वी कैन कंक्लूड, इस चीज से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कंज्यूमर है वो रिवोल्ट करता है उसकी प्रेफरेंस एक्स गुड्स के लिए, जो कंसिडरिंग करते हैं जितनी भी गुड्स दी हुई है उनमें से, जैसे कि इन्फीरियर रूप से। तो जॉन ब्रिड्सो क्या कहता है? रिवोल्ट प्रेफरेंस इज एनालाइज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड ओनली ऑन द चॉइस ऑफ एक्चुअली मेड बाय द कंज्यूमर इन द वेरियस प्राइस इनकम सिचुएशन।
अलग अलग प्राइस इनकम सिचुएशन के बावजूद भी जो भी वो अपने एक प्रेफरेंस देता है जिसका जो जिस गुड्स को खरीदना है उसको, तो वो रिवॉर्ड प्रेफरेंस थ्योरी के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार इट इज बेस्ड है ये कंज्यूमर रिवॉर्ड प्रेफरेंस। तो ये बातें जॉन बिट्सो ने भी कही है। तो इसकी एजप्शन क्या है? सबसे पहले एजप्शन है रैशनलिटी, मतलब कंज्यूमर है ना, वो क्या करेगा, जो ज्यादा गुड्स को ज्यादा प्रेफर करेगा जो उससे कम मिलेगी उससे, मतलब अगर उसमें एक ज्यादा गुड्स मिल रही है तो उसको ज्यादा प्रेफर करेगा। कंसिस्टेंसी मतलब कंज्यूमर है का जो टेस्ट है ना, वो एक बार उसने चूज कर लिया, जैसे कि वो बी को चूज कर रहा था ना, तो उसका टेस्ट क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, उस टाइप से निश्चित रहेगा। जैसे कि वो ए बी से ज्यादा पसंद कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि बी को ज्यादा करने लग जाए ए से, ऐसा नहीं होने वाला। तो ट्रांजिटिविटी मतलब क्या, जैसे कि ए बी से ज्यादा है और बी सी से ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ए सी से ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार की ट्रांजिटिविटी इसमें देखने को मिलती है। स्ट्रोंग ऑर्डरिंग मतलब क्या है कि ऐसा एक स्ट्रोंग ऑर्डरिंग का थे तो उसमें सिंपल ऑर्डर दिया जाता था, प्रेफरेंस सीधी दी जाती थी। बट इसमें जो इंडिफरेंस कर होता है, इसमें स्ट्रोंग ऑर्डरिंग दी गई है। मीन्स टू जिस चीज को प्रेफरेंस दे रहा है वो इंडिफरेंट नहीं होगा। मतलब जैसे कि हम बात कर रहे थे ना कि वो दो एप्पल और ऑरेंज की बात कर रहे थे। देखो एप्पल और ऑरेंज की बात करें तो एप्पल और ऑरेंज में क्या था कि जैसे कि वो दो एप्पल लेगा और चार ऑरेंज लेगा तो सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। अगर वो अगर एप्पल एक ले लेगा, अगर ऑरेंज 6 ले लेगा तो सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। तो मतलब इस तरीके का एक ये अलग अलग इंडिफरेंट थे ना, हर बार अलग अलग चॉइस कर लेते थे। लेकिन इसमें क्या, एक बार इसने चॉइस कर लिया ना कि मैं तो बी को ही लूंगा, बी को ऊपर टिक मार दिया इसने। तो इस प्रकार से क्या है, स्ट्रोंग ऑर्डरिंग है। एक बार जो ऑर्डर दे दिया ना वही ऑर्डर रहेगा, बार बार ऑर्डर बदलेगा नहीं। एक बार ऑर्डर दे दिया ना तो वही ऑर्डर रहेगा। तो रिलेशनशिप ऑफ इंडिफरेंस बिटवीन द वेरियस अल्टरनेटिव कंडीशन रूल आउट, मतलब इस तरीके की जो स्थिति है उस चीज को रूल आउट कर देता है और एक पक्की ऑर्डर दे देता है कि यही ऑर्डर रहेगा। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब इसमें क्या किया, जैसे कि इसमें इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स को इग्नोर करते हुए नॉर्मल गुड्स के ऊपर ज्यादा बात कर रहे हैं। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी इसमें बात की गई है। मीन्स टू आपकी इनकम बढ़ेगी, आप गुड्स की मात्रा ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर दोगे। तो इस तरीके इसमें देखने को मिलेगी। तो दे सकते हैं यहाँ पर आप बेसिक आइडिया हम रिवर्ट प्रेफरेंस थ्योरी का। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ओ एक्स पे हमारे पास एक्स गुड दिया हुआ है, ओ वाई पे हमारे पास वाई गुड्स दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर हमारे पास बजट लाइन है जी एच। ठीक है, बजट लाइन हमारे पास ये, और प्रेफरेंस हमने रिवर्ट किसको की है, ए को की है। ठीक है, ए को हमने प्रेफरेंस दी है। और ये जो ए सी पॉइंट है, ये क्या है, मोस्ट प्रेफर्ड बंडल है जो एज दे एग्जीक्यूट द बजट अमाउंट, जो पूरी तरह बजट का यूज करके किया जा सकता है। और ये जो डी पॉइंट देखने को मिलते हैं, ये लेस प्रेफर्ड बंडल्स है जो फुल इनकम इज नॉट स्पेंड, जहां पर फुल इनकम स्पेंड नहीं हो रही है। ठीक है, कंज्यूमर प्रेफर करता है ए को और अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बिकॉज एट ए के ऊपर ही कंज्यूमिंग करता है अपनी सभी मनी की इनकम को, और ए इज प्रेफर्ड किया जाता है और अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन से, मतलब यही है। ठीक है, अब बात करते हैं डिमांड थ्योरम की या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंजप्शन थ्योरी की, या हम कहे डिमांड करो थ्रू आरपीटी, मतलब रिवर्स प्रेफरेंस के थ्रू हमने डिमांड करो को डेरिवेट करना है। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या था, उसमें था प्राइस और जो क्वांटिटी है उसके बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। मीन्स टू अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरेगी, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार आप सीख के आए हैं। तो आप बात करते हैं अगर जो कॉमोडिटी है उसका प्राइस गिर जाता है तो क्या होगा। जब मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बजट लाइन है, ये एक्स और वाई गुड्स में ये हमारे पास बजट लाइन है शुरुआती ए बी। अगर हम समझ लेते हैं एक्स गुड्स के प्राइस कम हो जाए तो बजट लाइन शिफ्ट होकर सी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ए के बी के ऊपर हमने क्या करना है, यहाँ पर क्या करना होगा कि अगर प्राइस कम हो गया मतलब उसकी रियल इनकम बढ़ गई। ठीक है, अगर हम उसके ऊपर कुछ ऐसा लगा दे, टैक्स लगा दे, कुछ भी कर दे, तो वो उस चीज से क्या होगा, वापिस शिफ्ट हो जाएगा। और वह शिफ्ट होकर जो लाइन बनेगी, उस शिफ्ट होकर लाइन बनेगी बजट लाइन ई एफ।
अब वो इतनी मात्रा में खरीद सकता है। अब पहले जितनी खरीदता था और जो अब खरीदता है, दोनों का क्रॉस पॉइंट यहाँ पर आर है। तो रिवर्स प्रेफरेंस यहाँ पर आर दिखाई गई है। ठीक है। अब इस फिगर में क्या है, दे सकते हैं कि कंज्यूमर बजट लाइन ए बी जो हमने बात की है, आरपीटी पॉइंट है यहाँ पर आर पर है, जो प्राइस है एक्स का गिर जाता है, और न्यू बजट लाइन ए सी बनती है। लार्ज क्वांटिटी एक्स की है, लार्ज क्वांटिटी एक्स इतनी मात्रा में हम खरीदते हैं। कंपेंसेटिंग वेरिएशन बाय पैरेलल लाइन, मतलब कंपेंसेट किया जाता है ना, वो दूसरे को दे दे या ऐसे कर दे, कुछ कंपेंसेट कर देना। तो वो वेरिएशन ऑफ पैरेलल लाइन हमें ई एफ के थ्रू पास की गई है, आर से पास करते हुए देखने को मिलती है। और सच सिंस द जो कलेक्शन है आर से इज स्टिल अवेलेबल है टू ह्यूमंस के लिए, तो दो कंज्यूमर विल नॉट चूज करेगा एनी कोई भी बंडल टू लेफ्ट छोड़कर आर को छोड़ते हुए ऑन द सेगमेंट ऑफ ई आर पर, बिकॉज क्योंकि उसका जो चॉइस है वो इनकंसिस्टेंट है जो दिया हुआ है इन द ओरिजिनल सिचुएशन में ऑल द बैचेस के लिए, और आर विल बी रिबिल्ड इन्फर करती है फेयर है टू आर के लिए। तो हैंस अतः जो कंज्यूमर है विल आइदर कंटिन्यू रहेगा तो बाय खरीदने के लिए आर ही को इस केस में जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो जीरो हो जाता है, और ही विल चूज करेगा एक बैच ऑन द सेगमेंट ऑफ आर एफ। तो सच इस तरीके से जो टी है विच इंक्लूड करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्स को। तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी इफेक्ट हमें देखने को मिलती है नॉर्मल गुड्स के लिए। ठीक है। तो राइज इन द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी, अगर कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए, मीन्स टू यहाँ पर दे सकते ये ए बी पे था ना, तो शिफ्ट होकर ए सी पर आ जाएगा, और वो कंपेंसेटिंग वेरिएशन पैरेलल लाइन खींच दी जाएगी ई एफ तक, कंपेंसेट कर देगा। तो उसके पास अब वो जो पहले जितनी कॉमोडिटी वो प्रेफर कर रहा था, अभी भी उतनी ही ऑर्डरिंग का कंफर्म प्रेफर्ड रिवर्ट प्रेफर्ड कर रहा है। तो एक्स गुड है वो उसका प्राइस बढ़ गया है, ए बी ए सी बजट लाइन है और शिफ्ट कर दिया लेफ्टवर्ड, लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार इस इसमें देखने को मिली। तो इंडिफरेंस करो के तौर पर हम डेरिवेशन कैसे दे सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं कि हमारे पास बजट लाइन ये है ए बी है। अब बजट लाइन ए बी है, रिवर्ट प्रेफरेंस उसकी आर पॉइंट पर है। ठीक है। और यहाँ से ये जो पूरा जोन सी आर डी देखने को मिलता है, ये है प्रेफर्ड जोन या बेटर कॉम्बिनेशन का जोन। ठीक है। इसी कॉम्बिनेशन जोन पर से हम आर पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक इंडिफरेंस करो बनाएंगे। तो यहाँ पर इंडिफरेंस करो बनेगा, और ये भी सारी लाइन, ये तीनों लाइन क्या है, ये तीनों लाइन बजट लाइन है। एस जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो इंफेरियर जोन या वर्स कॉम्बिनेशन है। तो आरपीटी प्रूव करता है कि डिमांड लो विदाउट यूटिलिटी मेजरमेंट ओनली चॉइस मैटर, इसमें सिर्फ चॉइस मैटर कर रही है, चाहे हम ऊपर लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे थे या हम बात कर रहे हैं इंडिफरेंस करो की। तो इंडिफरेंस करो आर नॉट नीडेड, इसमें कोई जरूरत नहीं होती वैसे ड्राइव करने की लॉ ऑफ डिमांड को रिवर्ट प्रेफरेंस हाइपोथेसिस में, हालांकि बाय ऑब्जर्विंग चॉइस के द्वारा जो हम कंज्यूमर है वो ड्राइव कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इंडिफरेंस करो। तो इंडिफरेंस करो को कंस्ट्रक्ट करने का मकसद सिर्फ ये तक दिखाना कि हम इंडिफरेंस करो को इसके अंदर कंस्ट्रेंट और यूटिलिटी को भी इसके अंदर ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट ऐसा इसके लिए कोई जरूरी नहीं होता, आप बिना इसके भी आप रिवर्ट प्रेफरेंस थ्योरी के मेथड को दिखा सकते हो विदाउट यूज ऑफ इट। तो क्रिटिकल इवोल्यूशन क्या है रिवर्ट प्रेफरेंस थ्योरी की, इसमें ये बताई गई है कि जो आरपीटी थ्योरी है वो सुपीरियर किस प्रकार से है और कार्डिनल यूटिलिटी और इंडिफरेंस करो थ्योरी से। सबसे पहले साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से देखें तो कार्डिनल यूटिलिटी की जो अप्रोच है और इंडिफरेंस करो की जो अप्रोच है वो उसमें क्या है, दोनों में कमी देखने को मिलती है। वो कमी क्या है कि ये एक सब्जेक्टिव और इंट्रोस्पेक्टिव है दोनों, जो एक्सप्लेन करते कंज्यूमर बिहेवियर को, और जबकि आरपीटी है वो बेस्ड है ऑब्जर्व बिहेवियर के ऊपर, मतलब जिसे देखा गया व्यवहार, कहा देखा गया, मार्केट में कंज्यूमर का जो व्यवहार है उसको देखकर ये डिसीजन लिया गया है। द बिहेवियरिस्टिक मेथड मोर स्पेसिफिक है, क्वांटिफिकेबल है, ऑब्जेक्टिव टर्म्स एंड साइंटिफिक इसमें देखने को मिलता है आरपीटी में। तो नो अजप्शन ऑफ मैक्सिमाइजेशन, जैसे कि हम बात करके आए थे ना कि उसमें इसमें देखो विदाउट मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन एजप्शन के
बिना हमने मैक्सिमाइजेशन नहीं करना, ऐसी कोई एजप्शन इसमें यूज नहीं की है। एक्चुअल सिचुएशन वह है जब कंज्यूमर है बिहेवियर नॉट लाइक टू रीच, पसंद नहीं करता, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यूज टू मीन कंसिस्टेंट बिहेवियर उसमें देखने को मिलता है। तो एक अबेंडेंट ऑफ द एजप्शन ऑफ द कंटिन्यूटी, इसमें क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ द कंटिन्यूटी एजप्शन होती है आरपीटी बेस्ड है ऑन लिस्टिक एजप्शन ऑफ द डिसकंटिन्यूटी की एजप्शन के ऊपर बेस्ड है। तो नो एजप्शन परफेक्ट नॉलेज, देखो ये जो नॉलेज थी ना, सम टाइम क्या होता है कंज्यूमर हैव नॉट ऑल परफेक्ट नॉलेज नहीं होती उसके प्राइस के बारे में, गुड के टाइप के बारे में। और ये जो रियलिस्टिक एजप्शन है आरपीटी इज नॉट बेस्ड है परफेक्ट नॉलेज के ऊपर, बेस्ड नहीं है। तो इफेक्ट ऑफ रिलेटिव प्राइस चेंज ऑन द वेलफेयर, इसमें एनालाइज किया गया है जो इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन द वेलफेयर विदाउट मेजरिंग द यूटिलिटी डायरेक्टली इट रिलाइज ऑन द ऑब्जर्व चॉइस कंज्यूमर चॉइसेस। तो इसमें ऐसा प्राइस चेंज क्या और ज्यादा उन चीज पे जोर नहीं दिया गया, इसमें ऑब्जर्व कंज्यूमर चॉइस के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है, मतलब कंज्यूमर क्या चॉइस करेगा, इसमें एग्रीकल्चर गुड्स है या मैन्युफैक्चर गुड्स है। तो इन दोनों में से ये है और ये दूसरा पीपीएफ है इसका ईपीएफ। तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं। तो हेल्प इन इकोनोमेट्रिक्स सैमुअल्सन की जो आरपीटी है वो बेस्ड है एक्चुअल बिहेवियर के ऊपर कंज्यूमर की मार्केट में, और मोर सूटेड है इकोनोमेट्रिक एनालाइज रिसर्च कंपेयर में, क्योंकि देखो एक्चुअल डाटा है ना, तो एक्चुअल डाटा तो मेजरमेंट के लिए रिलेवेंट होगा ही। क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म है नेग्लेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिफरेंस, मतलब क्या है कंज्यूमर है अक्सर इंडिफरेंट होते हैं व्हेन टू बंडल्स आर्ग्यू देन देम इक्वल सेटिस्फेक्शन, मतलब इसमें कहा गया था ना कि इंडिफरेंस नहीं होती, कई बार देखने को मिलता है कि वो इंडिफरेंस होते होते हैं, देखने को ऐसा भी मिलता है। तो इसमें इस चीज को नेगलेक्ट किया गया है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस अगर इसको नहीं लिया तो इसको क्रिटिसाइज करते हुए इस एजम्पशन को अनरियलिस्टिक बताया है। तो इसने इंडिफरेंस करो का यूज करते थोड़ा और साइंटिफिक वे इसमें देखने को मिलता। तो नो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मुजुमदार और लिटिल ने आर्ग्यू किया है कि विदाउट बिना कुछ डिस्कसिंग अंतर समझाए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का तो जो कंज्यूमर बिहेवियर का एनालाइज है वो इनकम्प्लीट ही रहता है। एजप्शन ऑफ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सैमुअल्सन अज्यूम करता है कि जो इनकम इंक्रीज करेगी तो डिमांड फॉर गुड्स के लिए इंक्रीज करेगा, ऐसा जरूर नहीं। इसका मतलब है कि जो इनकम इलास्टिसिटी है इज ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, हालांकि ऐसा नहीं है। लेकिन द केस ऑफ इन्फर गुड्स में नोट ट्रू नहीं होता और नोट यूनिवर्सली, ये पूरी यूनिवर्सली तौर पर भी वैलिड नहीं है। जैसे कि गिफन पैराडॉक्स है, मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे कि कोई एक व्यक्ति है उसकी इनकम इतनी लो है कि वो कुछ ही चीज जो बहुत घटिया चीजें वो खरीदता है, बट क्या होगा उसकी इनकम बढ़ भी जाए तो क्या करेगा वो, उतनी उसकी भी उसकी इतनी इनकम नहीं बढ़ी कि वो उतनी उस परचेजिंग मात्रा को खरीद पाए। तो गिफन द थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन गिफन गुड्स, इसमें प्राइस और डिमांड दोनों बढ़ते हैं। तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी, मतलब इसमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कमजोर होता है। तो आरपीटी फेल होती है हैंडल करने में इस सिचुएशन को और ये एक्सप्लेन नहीं करती, इसलिए ये गिफन पैराडॉक्स इसमें देखने को मिलता है। चॉइस डज नॉट राइवल प्रेफरेंस, मतलब अकॉर्डिंग टू द थ्योरी के अनुसार जो कंज्यूमर चॉइस करता है तो वो चॉइस राइवल करता है उसकी प्रेफरेंस को, बट रियलिटी में choice may be influenced by habits, ads, or ignorance. Not true preference, not always actual preference, मतलब ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो वो प्रेफरेंस दिखा रहा है वो वास्तविक प्रेफरेंस हो सकता है कि वो प्रेफरेंस उसकी आदत बन चुकी हो इसलिए वो उसको चूज कर रहा हो, वो चूज ना करना चाहता हो। जैसे कि कोई सिगरेट खरीद रहा है तो ऐसा नहीं कि सिगरेट पीना है तो वो सिगरेट की तरफ चला जाता है, उसकी एक हैबिट बन चुकी है उसके प्रति, तो वो खरीदना नहीं चाहता फिर भी उसकी तरफ से जाए। एड कोई किसी के ऊपर किसी की एड इतनी दिमाग पर छा जाती है कि वो उस गुड्स को ले चलता है। तो इस कारण ये स्थिति इसमें देखने को मिलती है हमें इसमें भी। चॉइस इज नॉट प्रेफरेंस, आर्मस्ट्रॉन्ग और टकर ने कहा कि चॉइस एंड प्रेफरेंस आर नॉट द सेम, समथिंग ड्यू टू द समथिंग कंप्लीशन, मतलब मजबूरी होती है, कुछ लैक ऑफ अल्टरनेटिव होते हैं और सोशल प्रेफर होता है,
नॉट बिकॉज द जनरली प्रेफर, ऐसा जरूरी नहीं होता कि जनरली प्रेफर कर रहे हो उस चीज को, जरूरी नहीं होता है। इन एप्लीकेबल इन डेवलपिंग कंट्रीज, आरपीटी विच जो अज्यूम करता है रैशनल कंज्यूमर बिहेवियर, वो डेवलपिंग कंट्रीज में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा रैशनल कंज्यूमर नहीं होते, इतनी ज्यादा एजुकेशन वहां पर पाई नहीं जाती, तो इस कारण। तो फेलियर टू डिटरमाइन मार्केट डिमांड करो, लिटिल क्रिटिसाइज द थ्योरी फॉर बीइंग लिमिटेड टू इंडिविजुअल लेवल। मतलब फेलियर टू डिटरमाइन मार्केट डिमांड करो को डिटरमाइन करने के लिए ये फेल हो जाते हैं। इन इनकम्पैटिबल विद वेलफेयर थ्योरी, द थ्योरी डज नॉट कनेक्ट करती वेलफेयर इकोनॉमिक्स को, बिकॉज इट डज नॉट मेजर करती यूटिलिटी को, मेजर नहीं करती। तो हिग्स और एलन ने आर्ग्यू किया है कि जो स्टडी है चेंज होता कंज्यूमर या सोशल वेलफेयर में, यूटिलिटी मेजरमेंट एवन ऑर्डिनल इज एसेंशियल, जरूरी होती है, जो इस थ्योरी ने इग्नोर किया है। तो कंक्लूजन, नो डाउट देर आर द सेम, कुछ वीकनेस है सैमुअलसन की रिवर्ड प्रेफरेंस थ्योरी में, इट इज मोस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड की जा सकती है कि एडवांस है और हिग्स और एलन की इंडिफरेंस कर्व थ्योरी से फ्रॉम जो मेथोडोलॉजिकली व्यू पॉइंट है, और आल्सो बिकॉज इट इज मोर सूटेड है टू इकोनोमेट्रिक रिसर्च की तरफ। तो इसमें दो चीज, एक और कंसेप्ट हम समझते हैं ना, एक तो है वीक एक्सियोम ऑफ रिवर्ड प्रेफरेंस, एक है स्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स ऑफ रिवर्ड प्रेफरेंस। ये क्या होती है? ये दोनों कंसेप्ट भी इसी रिवर्ड प्रेफरेंस थ्योरी के अंतर्गत है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो था ना, ये दिया था प्यूल सैमुअलसन ने 1938 में, और जो एसआरपी का जो कंसेप्ट था वो दिया था उटेकर ने 1950 में। तो इसकी इसमें जो कंसिस्टेंसी टाइप है वो डायरेक्ट कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, जबकि इसमें डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। इसमें एग्जांपल जैसे कि ए ज्यादा है बी से, बी कैन नॉट चूज कर सकता ए से। इसमें क्या है कि ए स्ट्रोंग है, इस ए बी से ज्यादा है, तो बी सी से ज्यादा है, ए सी से ज्यादा है, तो सी कैन नॉट बड़ा हो सकता ए से। तो इसमें ये स्ट्रोंग एज्यूम देखने को मिलता है, और वाइडेशन कंज्यूमर इज इनकंसिस्टेंट होता है, और कंज्यूमर इज इनकंसिस्टेंट एवं डायरेक्टली देखने को मिलता है। तो ये सभी पॉइंट थे वीक और स्ट्रोंग एज्यूम के अंतर्गत। तो ये फॉर्मूले हैं, जैसे कि बात रखी गई है रिवर्ड प्रेफरेंस थ्योरी के हिसाब से। हिग्स का लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी ऑफ डिमांड था ना, हिग्स ने बाद में एक बुक लिखी थी 1956 में, जो रिवीजन था डिमांड थ्योरी का, उसने रिजेक्ट किया इंडिफरेंस करो को, और मॉडिफाई करते हुए उन्होंने एक रिवाइज्ड उनकी डिमांड थ्योरी बनाई, जो प्रेजेंट है उनकी बुक, जो बुक थी वैल्यू एंड कैपिटल में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइन टेलीग्राम फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट।